इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। कर्ण पिशाचनी के क्या स्पेशल है कर्ण पिशाचनी के बारे में? एक्चुअली उसका नाम ही कर्ण पिशाचनी है ना। कर्ण मतलब कान। जो भी साधक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करता है उसके कान में आकर किसी भी इंसान का भूतकाल या फिर वर्तमान, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं बता सकती हो। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे और मैंने अगर सिद्ध की हुई है तो आपको सिर्फ देखकर मैं बोलूंगा कि इसके बारे में बता, तो सब कुछ मेरे कान में आके बता देगी आप घर में कि आपके साथ पिछले आपके लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। उनको अगर मैं टच कर दूं तो आप मेरे भक्त हो जाओगे। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इसको यूज करते हैं। अभी भी एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे किसी ने बताया था कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में खेलते हैं। लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने वो सिद्ध की और उससे बढ़िया वो बेनिफिट निकालते हैं चीजों का। उसके अलावा इसके मतलब दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत आसान सी डील है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो जैसे भाई ने बताया कि आप उसको 3 फॉर्म के अंदर साध सकते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में। तो मैक्सिमम लोग पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में ही साधते हैं। तीनों में कंडीशन सेम है कि अगर वो पत्नी तो पत्नी हो, बहन है तो बहन है, माँ है तो माँ है, फिर और कोई नहीं है। किसी दूसरी फीमेल एंटिटी को आसपास नहीं आने देती है। लेकिन इसकी थोड़ी डील ये होती है कि जीते ही तो तुमको जो लेना ले लो इससे, लेकिन मरने के बाद कई सदियों तक आपकी आत्मा उसी के कब्जे में रहेगी। तो डील आप अपने सोल की करते हो। अच्छा, तो मरने के बाद आत्मा उसकी हो गई। नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो जीते जी वो आपके लिए जो आपको चाहिए करेगी, मरने के बाद उसको जो चाहिए वो आप उसके लिए करोगे। ये प्रॉपर डील होती है उनकी। पर कर्ण पिशाचनी इस चीज को कभी बताती नहीं है स्टार्टिंग में आके कि तुम जन्मों जन्मों तक गुलाम रहोगे। ये तो मौत के बाद का है सारा। स्टार है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अच्छा, डायन की तरह एक और ऐसी एंटिटी होती है जो कहते हैं हमारे बीच ही रहती है और हमें पता नहीं चलता, वो है जिन। बिल्कुल। तो जिन से रिलेटेड है कोई कहानी आपके पास? हाँ, जैसे आपने कहा ना, जिन हमारे बीच में रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। हम लोग सोचते हैं 1 जिन 2 जिन, कई बार पूरा जिन्नों का परिवार रहता है। मतलब ऐसी भी इंसिडेंट्स लोगों के साथ जो हुए हैं जहां पर उन्होंने फेस किया सिचुएशन। तो मेरे पास ऐसी एक स्टोरी आई थी यूपी के रायबरेली से। तो वहां पे एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसके अंदर मतलब बड़ा घर था उनका। तो टोटल मिला के ये लोग करीबन 15-16 फैमिली मेंबर्स थे। इनमें एक लड़की थी अल्फिया करके और उसकी 3-4 सिस्टर्स थी। इनके घर में सबसे बुजुर्ग महिला थी, वो इनकी दादी थी, करीबन 115 साल की उनकी एज होगी। और उसके अलावा इसके फादर थे, मदर थी, चाचा चाची, सब लोग थे। तो इनकी दादी जब भी बच्चे बड़ी हुई, मतलब 17, 16, 18 साल की एज की हो गई थी, 17 से लेकर 22 की रेंज में सारी बच्चियां थी। और जो सबसे खास बात थी इनके घर में कि एक पीढ़ी की शादी हो गई, तब जो नई पीढ़ी आ रही थी इनके लिए ये शादी करने की कोशिश करते, पर शादी नहीं हो पा रही थी इनकी किसी की भी। तो इनकी दादी हमेशा बोला करती थी बच्चियों से कि भाई तुम लोग ना ऐसे घुमा मत करो, ये बाल बाल बांध के घुमा करो, परफ्यूम मत लगाया करो, किसी जिन्नात का तुम्हारे ऊपर दिल आ गया ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। साथ साथ वो ये बताती कि भाई इस घर के अंदर जिन्नात रहते हैं। लेकिन अब आप यंग लोग हो, 115 साल की आपकी दादी आपसे बोल रही है घर में जिन्नात रहते, तो कौन कितना ही ध्यान देता है। तो उनकी जो बच्चों की मम्मी थी वो भी जाकर उनसे बोलती थी कि अम्मी आप ऐसे डराया मत करो बच्चों को, ये कुछ जिन्नात विन्नात नहीं होते हैं, आप ऐसे कैसे बच्चों को ये सब कहानी सुनाती रहती हो। तो बोलते तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, जो सच है वो सच है, तो मैं तो बच्चों को सच बता रही हूँ। तो सब लोग उनको अवॉइड ही कहते हैं, ठीक है एज के इस पड़ाव पर है, कुछ भी बोलते सटे आ गई है। हाँ, ऐसा कुछ हो गया है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये अल्फिया थी इसके ऊपर चीजों का मतलब असर दिखना शुरू हुआ। तो एक दिन की बात है, 3-4 जो बहनें थी छत के ऊपर खड़ी होकर सेल्फी खींच रही थी। हल्का बहुत अंधेरा था, तो अल्फिया ने ऐसे फोन निकाला अपनी सेल्फी खींचने, तो लगा फोन पीछे कोई खड़ा है कैमरे के पीछे। उसने देखा शेप से दिखी उसको कुछ वाइट सी, तो पीछे घूम के देखा कोई नहीं था। फिर इधर देखा तो दूर दिख रही थी वो शेप। जैसे दोबारा देखा तो एकदम से शेप उसके पीछे आके खड़ी हो गई। फिर घूम के देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने अपनी बाकी बहनों को बोला कि मैं से ना सेल्फी ले रही थी और मुझे कुछ दिखा। तो उसने बोला कि तू वापस से खड़ी होकर उसी एंगल पे सेल्फी ले, देखते हैं। तो सेल्फी ली, चारों तरफ घूम फिर के, कुछ भी नहीं था। तो उसने तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बोला नहीं यार पता नहीं मुझे ऐसा लगा। बोला चल कोई बात नहीं। सब लोग बच्चे नीचे पहुंच गए। अब उस दिन के बाद से क्या थोड़ा मतलब अल्फिया को ऐसा महसूस होने लगा कि घर में कोई ना कोई है जो उसको देख रहा है। बड़ी अलग सी खुशबू उसको आया करती थी। तो ये प्रेजेंस का सबसे बड़ा वो होता है इसमें कि जब भी आपके घर में अच्छे जिन प्रेजेंट है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
जैसे कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुछ जिन्न होते हैं इनका लड़कियों पे दिल आ जाता है, तो जिसको उसने पसंद कर लिया उसके आसपास रहेगा और उसके अंदर से आपको ऐसी खुशबू आएगी जो आप नॉर्मल परफ्यूम्स के अंदर आपको नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छी अच्छी से उसको खुशबू आया करती थी और उसने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों के ऊपर। ये बहुत चंचल थी वैसे, पर उस दिन के बाद से ना बिल्कुल गुमसुम से रहने लग गई, अजीब सा बिहेव करती थी। तो उसकी जो अम्मी थी उसने ऐसे वहाँ दादी के साथ बैठी थी, उससे बोला कि बेटा तुझे क्या हो गया, क्यों परेशान है। उसने अपनी दादी से भी डिस्कस किया सबसे, तो उसकी दादी बोलती है कैसे बाल को लेकर के घूमती रहती है, आ गया हो किस जिन्नात का दिल इसके ऊपर, इसीलिए ऐसी हो रही है। तो उसकी मम्मी उसके ऊपर चढ़ गई कि अम्मी आप कुछ भी बोलते रहोगे मेरी बेटी के बारे में, आपकी हिम्मत कैसे से बोलने की, आप घर की बड़ी हो इसलिए मैं आपसे कुछ बोलती नहीं हूँ, जब देखो तभी जिन्नात 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 ला के रखती हो, क्या होते जिन्नात, कुछ नहीं है, बच्ची है बड़ी हो रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसको। तो बोलते ठीक है तुम्हारी इच्छा है जो कर लो, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। तो उन्होंने उनका आया जो गया, तो जो उनकी उनके ब्रदर की वाइफ थी, अल्फिया की मम्मी की जो देवरानी बोल लो आप एक तरीके से, तो बोलते कि दीदी एक काम करते हैं, अम्मी की बात तो ठीक है, सोचता है बच्ची को नजर वजर लग गई उसका कुछ इलाज करा लेते हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है एक काम करते हैं, कल हम लोग मौलाना साहब के पास चलेंगे और वहां पे चल के अल्फिया को दिखा लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये बातचीत हुई है, सब अपने घर के काम में लग गए और उसी करीबन 1 घंटे के बाद इसकी जो मम्मी थी जो कहती है कल मौलाना साहब के पास चलेंगे, वो बाथरूम में गई और बाथरूम में जाके इनका पैर फिसल गया एकदम से। तो ज्यादा तेज नहीं गिरी थी, लेकिन जैसे ही गिरी तो इनकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है पैर की, उसके 3 टुकड़े हो गए थे, हल्का सा फिसल गिरने में। तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ गया पक्का। तो इस आपाधापी में सब भूल गए कि कल कहीं जाना है मौलाना साहब के यहाँ, और वो बात आई गई हो गई। और तो जो अल्फिया थी उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो बिल्कुल पहले वो 5 टाइम नमाज पढ़ा करती थी, वो उसने छोड़ दिया, बाकी जो भी काम किया करती थी वो सभी बंद कर दिए, बिल्कुल घर के अंदर चुपचाप से रहने लगी। तो एक दिन की बात है, उसकी छोटी सिस्टर भी थी। तो रात के टाइम करीबन 9-10 बजे के आसपास वो उठी, तो उसे लगा कि छत के ऊपर कोई है। तो गई छत पर, सीढ़ियां चढ़ के देखा उसने, तो जो अल्फिया थी वो किसी से खड़े होकर बात कर रही थी। तो उसे लगा कि हो सकता है किसी से बातचीत कर रही हो। वो चुपचाप उसने देखा तो उस तरफ कोई खड़ा था, कौन खड़ा है उसे दिखा नहीं, क्योंकि जो बेसिकली ऊपर छत पे आके घर होता है तो हाफ कंप्लीटेड रूम है मान लो, तो उसमें विंडोज का स्पेस होता है पर विंडोज लगी हुई नहीं होती। तो वहां से छुप के देखा तो उसको सिर्फ अल्फिया दिख रही थी, इधर कौन खड़ा है कोई नहीं दिख रहा था। तो लगा हो सकता है कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा दीदी का। तो आई नीचे, जैसे सीढ़ी उतर के नीचे आई, अल्फिया उसके जस्ट सामने खड़ी हुई थी, उसको देख के मुस्कुरा रही थी। तो उसकी शॉक्ड हो गई बिल्कुल कि अभी भी तो मैं ऊपर देख कर आई हूँ, जाने का रास्ता एक ही है, अगर अल्फिया यहाँ है तो ऊपर कौन था। वो बहुत तेज चिल्लाती है, भागती सीधे अपने मम्मी के पास पहुंचती, जाके बोलती कि अम्मी अभी भी मैंने देखा कि छत के ऊपर अल्फिया दीदी खड़ी हुई से बात कर रही थी और मैं नीचे आई तो मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो उसको लेकर गई, नीचे चेक किया, ऊपर चेक किया, अल्फिया तो अपने रूम में सो रही है। तो बोलती नहीं मैंने देखा था। तो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को वहम हुआ है। कैसे वो प्रूव करे उस बच्ची उस चीज को। ठीक है, अगले दिन जो उसकी दादी थी, अल्फिया रोज उनके पास जाया करती थी, उनको संभाला करती थी। तो वो उनके रूम में पहुंची, उसने देखा कि दादी आज बिल्कुल अजीब तरीके से पड़ी हुई है और वो ऐसे उठने की कोशिश कर रही है गर्दन के यहाँ से, बाकी शरीर उनका बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ। उसने जाके संभाला तो उन्होंने देखा कि उसकी दादी को जो है ना पैरालिसिस से अटैक आ गया था, लो पैरालाइज हो गई थी। तो पैरालाइज हुई, सारे घर वालों को बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने बताया कि इनको तो पैरालिसिस हो चुका है, तो आप इनको संभालो, एज भी हो गई इसकी वजह से हो गया होगा। किसी का भी वो एंगल नहीं किया जो एंगल जाना चाहिए था, सबने उनका ध्यान रखना शुरू किया। और अब इस दिन के बाद से क्या हुआ ना, सब लोगों को घर के अंदर प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। प्रेजेंस इन द सेंस कोई ना कोई है। एक रात की बात है कि जो अल्फिया की मदर है ये उठी हुई थी, आई थिंक अल्फिया की मदर ही थी, वो किचन में गई पानी पीने रात के टाइम। जैसे वो पानी पी रही थी तो बाहर उनके सामने वॉश बेसिन लगा हुआ था हाथ धोने का, नीचे से टंकी लगी थी, नीचे नल खोलते हैं, तो वहां पर करीबन 7-8 फीट का एक आदमी बैठ के सफेद कपड़ों के अंदर अपने हाथ धो रहा था यहाँ से कोनियों से इस तरह से। तो उसे देख के बुरी तरह घबरा गई, वहीं की वहीं बेहोश हो गई। पूरी रात वहीं पे पड़ी रही। सुबह जब कोई उठ के आया तो उन्होंने देखा, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा। अब उनके जो पिताजी थे, अल्फिया के पिताजी, वो आके बोलते हैं कि तुम औरतों का दिमाग ही खराब है, तुमको ये अम्मी ने जिन जिन बोलकर तुम्हारे दिमाग में जिन भरती हैं। कहाँ है कोई जिन, ये और ये सारे जिन तुम औरतों को क्यों दिखते हैं, हम मर्दों को क्यों नहीं दिखते हैं। तो उसने बोला कि अपनी बात को विश्वास करो, मैंने कल रात को देखा, फालतू बकवास मत करो, अपना काम करो। उन्होंने अवॉइड कर दिया। और जो काम पे गए तो ये पहुंची मौलाना के पास और उनसे बोला कि भाई हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप चलो और देखो। तो मौलाना जी इनके साथ में आए, उन्होंने अल्फिया को देखा, इनके पूरे घर को देखा और बोला कि कुछ तो यहाँ पर है, और जो आप कह रहे हो सही है कि यहाँ पे जन्नात का बसेरा है, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ क्या करना है बताओ। तो उन्होंने एक तरीका बताया, कुछ चने दिए, पानी दिया
बोला रोजाना इन कुछ चनों को, और ये काम अल्फिया करेगी, चनों को पानी में डालेगी, फिर उसके बाद उसको निकाल के पूरे पानी और चनों को पूरे घर के अंदर लगातार 7 दिन तक उसको ये काम करना है। तो पहले दिन अल्फिया ने काम किया, और जैसे पहले दिन उसने काम किया तो पूरे घर के अंदर चिल्लाने की आवाज लग गई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई मातम मना रहा हो। फिर अगले दिन वापस ने वो प्रोसेस किया, और अब हर रात को इनके घर में चहलकदमी होती, प्रेजेंस फील होती, लोगों को वाइट कलर की शेप्स दिखाई देती। ऐसे 6 दिन तक लगातार ये प्रोसेस रहा। अब छठे दिन, मतलब जब 7वां दिन आया, तो उस दिन क्या हुआ, इनकी जो दादी थी, तो दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई उस दिन, तो उनको ये हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पे चेक वेक करवाया, तो 7वें दिन का प्रोसेस नहीं हो पाया। अब 7वें दिन के बाद इनकी दादी को चेक करवा के वापस घर के अंदर लेकर आए, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनकी फैमिली के अंदर। तो ये वापस से उन मौलाना के पास पहुंचे कि भाई अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो फिर एक बड़े मौलाना आए। जब वो बड़े मौलाना आए तो उनके साथ छोटे वाले मौलाना भी थे साथ में। तो घर के अंदर घुसे, और अंदर घुसते ही, अच्छा जो बड़े मौलाना थे वो व्हील चेयर के ऊपर थे, चल नहीं पाते थे, तो अंदर आए। जैसे ही वो अंदर घुसते उनको चीजें सेंस हुई। उन्होंने उस घर में ये बोला कि भाई आपके घर में सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो दादी हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, आप मुझे उनके पास में लेकर चलो। तो उनके पास में गए, उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो वो दादी ने बोला, बातचीत खुशफुसाते हुए बोली। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। हम करीबन आज से 80-100 साल पहले की बात है, जब मेरा परिवार भी यहीं पे था, हम यहाँ पे आके बसे थे, लेकिन इस घर के अंदर पहले से जिन्नों का एक परिवार रहता है। और पहले जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर उनकी हमारे साथ एक डील हो गई कि भाई ना हम उनको परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये रह सकते हैं लोग, लेकिन हमारे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा, इस्लाम के पूरे रूल्स इनको मानने हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इस घर में हमारे साथ रह सकते हैं। तो ये घर बेसिकली उन जिन्नों का ही घर था, इन्होंने उनको अलाउ किया था रहने के लिए। फिर उसके बाद वो बाहर निकले और उससे बोले छोटे मौलाना से कि तुमने क्या किया है? अगर तुम्हें तुम्हारे घर से कोई बाहर निकालेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उन जिन्नों को उनके घर से बाहर निकालना चाहते हो, और तुमने इस लड़की से जो काम करवाया ना, उसकी वजह से उस जन्नात के परिवार के एक बच्चे की मौत हो गई है, और इसलिए वो लोग बहुत गुस्से में और इस पूरे परिवार को तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की मौत हो गई। बोले हाँ, उस दिन तुम लोगों को किसी ना किसी की मातम मनाने की आवाज आई थी? तो उन्होंने बोला हाँ आई थी। बोले वो पूरा जिन्न का परिवार मातम मना रहा था। उन्होंने ये बताया कि उनके परिवार में से एक जिन्न काफिर हो गया है। काफिर मतलब उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और उसका दिल जो है वो उस लड़की के ऊपर आ गया है, और इसी वजह से वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये बहुत गुस्से में है और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो इस परिवार को खत्म करके ही छोड़ देंगे। तो सब रोने लग गए। बोले क्या करें? बोले करना कुछ नहीं है, पाक नियम फॉलो करो, दिन की 5 नमाज पूरी करो, अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ करो, और चुपचाप बस नियम को फॉलो करते जाओ। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो है सब ऊपर वाले के हाथ में। अब तो उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों ने हर दिन के नियम फॉलो करना शुरू किए। अब जब ये नियम फॉलो कर रहे थे तो करीबन 5 या 6 दिन के बाद, तो इनकी जो दादी है वो लेटी हुई थी। उनकी दादी ने क्या चद्दर पूरा ओढ़ लिया था मुंह तक। तो जो अल्फिया थी वही गई अपनी दादी के पास देखने, देखा कि उनकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन्होंने जाके उनका वो चद्दर हटाया, देखा पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है उनकी दादी की। पूरे घर में बताया गया कि डेथ हो गई है, ऐसा है वैसा है। अब मौलवी साहब ने कहा था कि नियम पूरे दिन 21 दिन तक फॉलो करने पर 6ठे दिन ही दादी की डेथ हो गई। सबको ये भी था कि यार नियम कैसे फॉलो होंगे, अब तो मौत होने के बाद तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन मौत हो गई, उसके बाद उनको दफनाया गया, उनके रिचुअल्स हुए। फिर 1-2 दिन के बाद वापस उन मौलाना साहब के पास गए ये लोग सब। तो उन्होंने बोला कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बताया कि वो परिवार, उनकी बात हुई, मतलब उन्होंने कम्युनिकेट किया उनसे, बोले वो परिवार अब सेटल्ड है, मतलब वो अब इस घर जगह को छोड़कर जा रहा है, वो ये घर आपको देकर जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे हो गया एकदम से? तो उन्होंने बताया कि आपकी जो दादी है, उन दादी ने उन जिनके परिवार से डील की थी। भाई उनके घर का एक सदस्य गया, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम भी इस घर के सारे सदस्यों की जान लेंगे। तो दादी ने कहा कि भाई तुम सबको छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं अपने परिवार की सारी गलती अपने ऊपर लेती हूँ। और इस तरह से वो जिन के परिवार ने उस दादी की जान ली। लेकिन उनको रहते हुए इतने साल हो गए थे साथ में कि वो जिन भी अब उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लग गए थे। तो अब वो उनको अपने परिवार में लेकर चले गए हैं, और अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। तुम लोग यहीं पे रहो, और बाकी जो सारे नियम है वो ढंग से फॉलो करना। अगर तुमने नियम फॉलो नहीं किए तो फिर तुमको आगे दिक्कत हो सकती है।